हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए आप लोग कक्षा 8 का पाठ जो 2 है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से ये जो वीडियो है आप लोग अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दिए थे कि हमारे देश में यानी कि जो खास करके यूरोपीय लोग थे, उन लोग समय समय पे अलग अलग जो देश थे, जितने भी यूरोप महाद्वीप में रहने वाले, उन सब ने बारी बारी से करके हमारे देश में आए और हमारे देश से क्या किए, व्यापार किए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे बहुत से देश थे, मगर खास करके उसमें कुछ ही देश थे जो हमारे देश में आकर के व्यापार किए और व्यापार करने के फलस्वरूप यहाँ से बहुत से वस्तुओं को खरीदे, अपने यहाँ ले जाकर के बेचे, मुनाफा कमाए और अपने आप में या अपने क्षेत्रों को बहुत बढ़िया तरीके से क्या किए, समृद्ध बनाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा देश था, ठीक है, इसमें सबसे पहले पश्चिमी यानी कि जो यूरोप महाद्वीप था उसमें से आने वाला देश कौन था, बोलिए। तो आप कहेंगे कि पुर्तगाली। कितने ईस्वी में आए थे? सन 1498 ईस्वी में, ठीक है। यही था 1498। देखिए आप लोग दो चार जो देश है ना, इनके याद रखिएगा। जैसे कि पहला 1498 में पुर्तगाली और उसके बाद से अंग्रेज। देखिए इसमें ना क्या है ना कि दो प्रकार के भ्रम मिलता है, एक 1600 और एक 1608। तो आप लोग ना जब इनके आगमन के बारे में बात करेगा तो आप लोग हरदम 1608 लगाइएगा, ये 1600 नहीं। ये 1600 उनके प्रारंभिक स्थान है जहाँ से ये लोग चले थे। फिर उसके बाद से जो डच है ये कितने में, सन 1602 ईस्वी में भारत, और उसके बाद से फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, ठीक है। तो इतने प्रकार के जो खास देश थे ना, ये हमारे देश में आए। अब देखिए इन सभी देशों का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, और क्या, यही ना था। तो चलिए देखिए जितने भी व्यापारी लोग थे ये सब अपने देश में जा करके यही कहते थे कि इस देश से हमको ज़्यादा मुनाफा हुआ है, हम उस देश में व्यापार करना चाहते हैं। और वहाँ के जो भी व्यक्ति थे यानी कि राजा हो या रानी हो, वो सब इनका समर्थन भी करते थे कि हाँ हाँ आप जाइए और आप इन देशों के साथ क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। उन देशों में जितने भी राष्ट्र थे, जो व्यापारी थे, जो नाविक थे, वो सब खास करके व्यापार करना चाहते थे। उनको उसके देश के जितने भी व्यक्ति थे यानी कि राजा हो या रानी हो, वो सब क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे ताकि हाँ आप जाइए और उन देशों में क्या कीजिए, व्यापार कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे पहले में कि सन 1608 ईस्वी में अंग्रेज जब आए थे तो जो उस समय मुगल बादशाह था, कौन था बोलिए, जहांगीर, ठीक है। उनके साथ दरबार में गए। उसके बाद से फिर 1618 में यानी 1615 ईस्वी में फिर जहांगीर के दरबार में गए। और उस समय गए तो जहांगीर को खाली हाथ कुछ नहीं गए थे, ठीक है। उसमें क्या किया था ना, उसके बाद उसके पास जब गए थे तो कुछ उपहार लेके गए थे ताकि जो भारतीय राजा जहांगीर है उसे क्या किया जा सके, मनाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए वो अब अगली बार जब गया था तो पूरे प्लानिंग के साथ गया था कि इस बार कैसे भी राजा को मनाना है और भारत में व्यापार करने के लिए क्या करना है, अनुमति लेनी है, ठीक है। तो उन लोगों ने अनुमति तो ले लिया और भारत में जो मुगल, वो जो जहांगीर था वो मुगल वंश का था, ठीक है। उसी के समय में ये सब काम हो रहा था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल साम्राज्य आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी पीढ़ियाँ कमजोर होती चलेगी। और इससे फायदा किसका हुआ, अंग्रेजों का, है ना। जो अंग्रेज थे ना ये धीरे धीरे व्यापार जो था अपना बढ़ा रहे थे और भारत में भी कब्जा करना शुरू कर दिए थे। कुछ क्षेत्रों में इन्होंने अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, कुछ क्षेत्रों में इन लोगों को अधिकार करना बाकी था, कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, कुछ क्षेत्रों में इन लोगों ने कम व्यापार करते थे, है ना। तो इसमें क्या था ना कि ये जो जितने भी ये लोग थे, ये जो व्यापार करने के लिए आते थे तो उस जिस देश में जाते थे पहले उस ये लोग उपनिवेश बनाते थे। उपनिवेश मतलब कि एक टेम्परेरी रूप से अस्थायी निवास, अस्थायी निवास, यानी कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे, व्यापार करेंगे, जैसे हमारा व्यापार हो जाएगा हम ये सब छोड़ करके क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इन लोगों की ये पहले से रणनीति होती थी। उसके बाद से क्या हुआ कि जितने भी यूरोप महाद्वीप था, ठीक है, उनके जितने भी व्यापारी आते थे यहाँ पे आकर के, खास करके ये पश्चिमी तट पर आते थे, ठीक है। कारण क्या है ना कि पश्चिमी तट पे आने से इन लोगों का फायदा ये होता था कि व्यापार करने का जो दूरी होती थी ना वो घट जाता था, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। सन 1498 में पुर्तगाली आए थे, सन 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, चले थे 1600 में। फिर उसके बाद से डच 1602, फ्रांसीसी 1664, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी पॉइंट हैं आप लोग इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सन 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी। क्षीण मतलब कि कमजोर। क्षीण जब हो गया तो भारत के ही बहुत से क्षेत्र जो क्या होना शुरू हो गए, आज़ाद होना शुरू हो गए, अपने आप को ये जो मुगल था उनसे स्वतंत्र करना शुरू कर दिए। और जैसे ही स्वतंत्र होते थे तो वहाँ एक अलग राजा बन जाता था। अलग राजा मतलब कि वह भारतीय होता था
ठीक है, और वह अपना राज्य वहां पे स्थापित करना क्या करते थे, शुरू कर देते थे। इससे क्या होता था ना कि जो अंग्रेज थे और वो जो भारतीय राजा थे उनके बीच समन्वय स्थापित करना यानी कि तालमेल बनाना बहुत आसान हो जाता था। कारण क्या था, ये राजा छोटे से क्षेत्र में रहते थे, इनको कभी भी मना लिया जा सकता था। मगर ये जो मुगल साम्राज्य थे, इनका राजा पूरे भारत के शासक होता था, इनको मनाना और इनसे अनुमति लेना बहुत ही कठिन होता था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो राज्य थे, खास करके जो स्वतंत्र क्षेत्र थे बंगाल, और देखिए जो बंगाल था ना वो बिहार और उड़ीसा के सम्मिलित रूप को बंगाल था उस समय। ठीक है, उसके बाद से अवध, उसके बाद से हैदराबाद, मैसूर और मराठा, ये प्रमुख राज्य थे जो उस समय क्या हुए थे, अलग हुए थे और स्वतंत्र हुए थे, है ना, किससे, तो मुगल साम्राज्य से। उसके बाद से क्या हुआ, इसमें जो यूरोप में खास करके जो फ्रांसीसी थे और इंग्लैंड थे, है ना, ये आपस में निरंतर युद्ध करते रहते थे। युद्ध करने का कारण क्या था, युद्ध करने का कारण ये था कि ये लोग चाहते थे ना कि जिस भी क्षेत्र में जाएं वहां पे सिर्फ हमारा व्यापार हो, किसी दूसरे देश का व्यापारी ना हो। और इसीलिए ना, और इसका कारण भी बहुत से था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच निरंतर युद्ध, हरदम युद्ध होता रहता था, खास करके इन दोनों देशों में। कारण क्या है कि ये भी और ये भी दोनों शक्तिशाली थे। उसके बाद से कारण था उपनिवेश। उपनिवेश मतलब कि टेम्पररी अस्थायी रूप से निवास स्थान। और उसके बाद से व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए होड़। होड़ मतलब कि तेजी, हम ज़्यादा जितना व्यापार करेंगे उतने ज़्यादा हमको क्या होगा, फायदा होगा या मुनाफा होगा, तो इसके लिए। उसके बाद से इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि शक्तिशाली बन गए। जो भी देश ज़्यादा मुनाफा किया या कमाया वो शक्तिशाली बना, उसका ज़्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, शक्तिशाली बना, मुनाफा मतलब फायदा बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद से उस महाद्वीप में उस व्यापारी का सबसे ज़्यादा नाम बढ़ गया कि फलाना व्यक्ति या फलाना व्यापारी इस क्षेत्र में जाकर के इतना ज़्यादा मुनाफा कमाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका कारण परिणाम भी होता था। उसके बाद से क्या हुआ कि उनके जो राज्य था, ठीक है, उनके जो भी राजा हुआ करते थे, किनके, ये जो व्यापारी, जिस देश के व्यापारी होते थे जो आ करके भारत में व्यापार करते थे, उन सबका जो राजा होता था ना, खास करके उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता था इसमें, है ना, उन व्यापारियों को दूसरे देश में क्या करने के लिए, भेजने के लिए। तो देख रहे हैं, कह रहा है ना कि उनके राजा द्वारा समर्थन प्राप्त और व्यापार में मदद, यानी कि अगर वह व्यापारी सक्षम नहीं है जाने में तो उसको सक्षम बनाए। अगर उसको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हम उसे मदद देंगे, मगर वो व्यक्ति क्या करेगा, व्यापार करेगा। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए उसमें दो प्रकार के देश होते थे। एक होता था उपनिवेश। देखिए तो यहाँ पे जो उपनिवेश है ना, ये उपनिवेश एक देश होता था जो आया है और एक देश जिसके यहाँ गया है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए इंग्लैंड और यहाँ पे हो गया भारत। ठीक है, तो जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो कहाँ गए, भारत में। तो इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए भारत क्या कहलाया, उपनिवेश। उपनिवेश मतलब यहाँ पे ये लोग आए किसके लिए, व्यापार करने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे तो अस्थायी रूप से बसे नहीं, मगर अस्थायी रूप से तो व्यापार किए ही, है ना। तो अंग्रेजों के लिए भारत उपनिवेश कहलाया, है ना। तो उस समय जो हमारा देश था वो उपनिवेश भारत कहलाता था, है ना, यानी कि ब्रिटिश भारत। ये जो उपनिवेश है, उपनिवेश का अर्थ यही होता है कि वह स्थान जहाँ पे किसी दूसरे देश का कब्जा हो तो उस देश के द्वारा उस स्थान को क्या बोला जाता है, उपनिवेश बोला जाता है ना। कोई भी देश, जैसे कि मान के चलिए भारत है, तो भारत अंग्रेजों के लिए क्या था, उपनिवेश था, जहाँ पे ये लोग आते थे, व्यापार करते थे और अपने देश पुनः वापस लौट जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खास करके उपनिवेश में दो देश होता है, जो देश आता है और दूसरा देश जहाँ पे जाया जाता है। ठीक है, तो ये उपनिवेश होता है। उसके बाद से देखिए ये जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज व्यापारी या फ्रांसीसी या पुर्तगाली जितने भी थे, आखिर ये भारत ही क्यों आते थे, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। या जितने भी यूरोप महाद्वीप के जो व्यापारी थे वो खास करके भारत ही क्यों आते थे, इसका रीजन था ना। तो इसका रीजन यह था कि जो यूरोप महाद्वीप था, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, वहाँ पे क्या हो रही थी, वहाँ पे चल रहा था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब, औद्योगिक क्रांति का अर्थ ये होता है ना कि उस देश में नई नई कंपनियों का विकास हो रहा था, नई नई कंपनियों की स्थापना हो रही थी। जो कंपनियां निवास करेंगी उनको किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण करने के लिए कच्चे वस्तु का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है ना। और उनको कच्चे जो सामान थी या जो सामग्री थे कहाँ मिलता था, भारत में। वो जैसे कि कपास हो, पटसन हो, नील हो, मसाले हो, उसके बाद से चाय पत्ती हो, गन्ना हो, जो कुछ भी हो, उन सबको कच्चे जो वस्तु थी वो कहाँ मिलता था, भारत में। और भारत में तो मिलता था, ये तो स्वाभाविक है, मगर और भी एक कंडीशन था, सस्ते दामों में मिल जाता था, है ना। सस्ते दामों में सबसे बड़ी बेनिफिट ये था उन लोगों के लिए फायदा ये था कि सस्ते दामों में मिल जाता था। तो
इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, भारत को चुना, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है, हेडिंग हम लोगों का है कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश क्यों बनाया, केवल भारत को ही क्यों इन लोगों ने उपनिवेश बनाया। तो इसमें देखिए पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं लाइन बाय लाइन। देखिए कह रहा है कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, यानी कि उनके देश में अनेक प्रकार की कंपनियों की स्थापना हो रही थी, यानी कंपनियों का निवास हो रहा था, और वो जितनी भी कंपनियां होंगी वो किसी न किसी प्रकार के वस्तु का निर्माण करेंगी, और उस जो वस्तु का निर्माण करेंगी उसका कच्चा यानी कि जो पूर्ण रूप से जो वस्तु बनाने के लिए जो वस्तु होता है वो कहाँ मिलता था, भारत में। ठीक है, जैसे कि भारत में कच्चा जो माल होता था वो आसानी से मिल जाता था, जैसे कि नील हो गया, पटसन हो गया, अफीम हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, कहवा और मसाले, ये जो वस्तुएं थी ये भारत में उनको आसानी से एक ही जगह पे क्या होता था, मिल जाता था। उसके बाद से और भी कारण, जैसे कि जो हमारा सामान होता था उनको सस्ता मिल जाता था, और उसी स्थान यानी कि वही सामान को वो जब अपने यहाँ लेके जाते थे तो उसे महंगे दामों में बेचते थे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उनको व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, मुनाफा मतलब कि फायदा है ना। उसके बाद से क्या हुआ, व्यापार जो था ना, व्यापार में इन लोगों ने तेजी लाने के लिए, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी थे वो व्यापार में तेजी लाने के लिए हमारे यहाँ रेल लाइनें, उसके बाद से सड़कें, उसके बाद से संचार माध्यम, इसका उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होना या अनेक प्रकार के रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया तो इससे उनके व्यापार में क्या हुई, तेजी आई। तेजी मतलब कि जो व्यापार पहले एक दिन में होता था अब वो कुछ ही घंटों में हो जाता है ना। तो इससे उन लोगों को व्यापार में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद से आप लोग ये बताइएगा कि सबसे पहले भारत में ट्रेन कब चली थी, ठीक है, और किसके शासनकाल में, कितना से कितना किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, ये आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। ठीक है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद से अगला है, अधिकारियों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि क्यों किया गया, क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछाया जाएगा या अनेक प्रकार के जब संस्थाओं का स्थापना की जाएगी तो उसमें अधिकारियों की संख्या भी एकदम स्वाभाविक है कि बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उन संस्थानों को संभालेगा कौन। ठीक है, तो इसीलिए जो अलग अलग जो स्थानों पे जो ये क्या कहते हैं स्टेशनों का या अलग अलग जगहों पे जो छोटे छोटे क्या थे ऑफिस थे या दफ्तर थे, उनमें अनेक प्रकार के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना क्या कर दिया, वो पश्चिमी व्यापारियों ने शुरू कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों पर नियंत्रण बनाए रखना भी बहुत क्या था, जरूरी था। कारण क्या था, कारण यह था कि भारतीय लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। ठीक है, कारण क्या है कि जो भारतीय लोग हैं कब इनके साथ विश्वासघात कर देंगे, किसी भी समय वो लोग इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे या उनके सामान को लूट लेंगे। इसीलिए जो विदेशी जितने भी थे उन लोग भारत के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए भी उन लोगों ने क्या किया, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि किया। तो केवल अधिकारियों की संख्या, जी नहीं, सैनिकों की संख्या में भी इन लोगों ने वृद्धि किया। सैनिक जब बढ़ेंगे तो हथियार भी बढ़ेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उन लोगों ने भारत के ऊपर क्या किया, कब्जा किया था। ठीक है, अब देखिए जो अगला पॉइंट है इसमें है कि भारत में सिर्फ खास करके दो ही देश क्या हुए थे, बचे थे क्या करने में, यही जब ये होड़ चल रही थी ना कंपनियों में आपस में व्यापार करना, उसके बाद से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना, उसके बाद से एक देश को खदेड़ देना, हम इस देश में केवल हम ही व्यापार करेंगे। तो इस होड़ में खास करके भारत में मुख्य रूप से दो ही कंपनियां सामने आई, एक इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस। यानी कि एक इंग्लैंड की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों कंपनियां लास्ट में बची, और ये जब दोनों कंपनियां लास्ट में बची तो ये सब आपस में लड़ाई झगड़ा एकदम बहुत वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा इन दोनों के बीच, मगर ये सब अपना अपना व्यापार भी साथ में करते थे। तो क्या हुआ, जो अंग्रेज थे यानी कि इंग्लैंड वाले, इनका जो शक्ति था भारत में बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे ना, किसे जाता है श्रेय, लॉर्ड क्लाइव को। यानी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत कौन बढ़ाया, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये कौन थे, अंग्रेज। तो ये जो अंग्रेज थे ना, इनकी कंपनी का नाम क्या था, बोलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों को पिछले पार्ट में बता दिए हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और जो फ्रांस वाला था तो इनका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है, तो ये दोनों कंपनियों का नाम था। लास्ट में यही दोनों बचे थे। उसके बाद से इसमें जो ब्रिटिश वाले थे, इनकी संख्या बढ़ाने में यानी कि इनकी ताकत बढ़ाने में कहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा योगदान किसका था, लॉर्ड क्लाइव का था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो फ्रांसीसी था, यानी कि जो फ्रांस की कंपनियां थी, उनको ताकत बढ़ाने का यानी कि उनका जो भारत में नेतृत्व था, कौन कर रहा था, डुप्ले। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि जब इन लोगों की संख्या भारत में ऐसे ही बढ़ती रही, यानी कि इनके ताकत भारत में ऐसे ही बढ़ते रहे, तीन दोनों का सामना होगा सन कितने में, 1760 ईस्वी में, और इन लोगों के बीच एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा प्लासी का युद्ध सन 1760 ईस्वी में, सॉरी प्लासी, वांडीवास। ठीक है, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होगा जिसमें ये दोनों आमने सामने होंगे और उसमें फ्रांसीसी हार जाएंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। जब जीतेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो फ्रांसीसी होंगे ये सिर्फ औपचारिकता रूप से, मतलब कि केवल नाम मात्र के भारत में व्यापारी रह जाएंगे। इसके बाद से भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वह दम खुल करके व्यापार करेगी। अब इसे रोकने वाला ना तो मुगल शासक होंगे, ना तो भारत का कोई शासक होगा, और ना ही कोई विदेशी कंपनी। अब इससे क्या होगा ना कि जो ब्रिटिश थे ये लोग लगातार भारत में व्यापार करेंगे, कब तक, सन 1857 ईस्वी तक। ठीक है, सन 1857 ईस्वी तक। तो फिर पूछेंगे कि उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए आगे शुरू करते हैं। आप लोगों का अगला हेडिंग है भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों का, जो विदेशी कंपनियां थी उसकी सेना। ठीक है, देखिए जो खास करके भारत में जो कंपनियां थी, कौन कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो कंपनियां जो अपने सेना बढ़ा रही थी भारत में, ठीक है, क्या वो केवल अपने लिए, जी नहीं। अगर भारत में किसी प्रकार के जो राजा, ठीक है, अगर भारत का जो राजा है किसी दूसरे राज्य के ऊपर, ठीक है, अगर ये राजा अगर किसी दूसरे राजा के ऊपर क्या करने वाला है, हमला करने वाला है, और सपोज दैट अगर ये कमजोर है, ठीक है, कमजोर, और ये वाला ताकतवर है, ताकतवर, ठीक है, तो ये क्या कभी इसे जीत पाएगा, जी नहीं। अगर जीत नहीं पाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी सेनाओं की संख्या में वृद्धि करेगा। अगर सेनाओं की संख्या में वृद्धि करने में असमर्थ है, तो यही व्यक्ति जा करके अंग्रेजों से क्या करते थे, मदद मांगते थे। और जब राजाओं से, जो राजाएं जब अंग्रेजों से मदद मांगते थे, तो अंग्रेजों ना इनको मदद करने से कभी भी मना नहीं करते थे। कारण क्या था, कारण यह था कि वह राजा या जो भी अंग्रेज अधिकारी जब राजाओं का मदद करने के लिए आता था, तो वह राजाओं से पहले ही अपनी जो बातें होती थी ना कर लेता था। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि वह राजाओं से अपने लिए कुछ जीते हुए क्षेत्र का हिस्सा, सैनिकों के लिए राशन यानी खाने पीने की व्यवस्था, और उसके बाद कुछ सैनिक यह राजा अपने पास रखेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के अंग्रेज भारतीय राजाओं का सहयोग करना क्या किए, शुरू किए। अब इसमें क्या होता था कि जब ये दोनों राजा कभी आपस में लड़ते हो, तो इन दोनों का आगे बैठ करके तमाशा देखते थे, कौन, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज कहीं से बैठ के तमाशा देखते थे। वो क्या करते थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि अगर दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो बंदा रोटी खा जाता है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। जैसे कि ये भी भारत का राजा, ये भी भारत का राजा, जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो जो अंग्रेज हैं ये बैठ करके कहीं दूर से देखते थे और इनको क्या करते थे, आपस में लड़ाते थे। तो इस प्रकार का जो कंडीशन था वो भारतीय जो राज्य था पहले कुछ ही क्षेत्रों में था, मगर आगे चल करके इसका जो ये जो कंडीशन था ना, ये बहुत से क्षेत्रों में क्या हो गया, फैल गया। जब बहुत से क्षेत्रों में फैल गया तो क्या हुआ क्या कि जो क्षेत्र में पहले भारतीय राजाओं का शासन हुआ करता था, उन सभी क्षेत्रों में अब अंग्रेजों का या अन्य शासकों का क्या हो गया, राज्य हो गया, है ना। अब इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र का जो व्यक्ति होते थे या जो बेबी व्यक्ति, जो व्यापार करने वाले या खेती करने वाले जो किसान थे, वो सब अब अंग्रेजों के अधीन रहना शुरू कर दिए। कारण क्या था कि वो भूमि अब अंग्रेजों का हो गया। अब उसमें कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा या चुंगी देना पड़ेगा, जिससे अंग्रेजों को अपना आय यहीं से प्राप्त होना क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सी प्रकार के कंडीशन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारा जो चैनल है, ठीक है, इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, जय हिंद।